पॉलीसैकेराइड्स। जैसे मैंने, अच्छा हाँ ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बताए थे पॉलीसैकेराइड्स के, नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। तो आप ये बताओ, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में क्या डिफरेंस है? देखो, होमोपॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं बच्चे जो एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड से बने हों। जैसे ग्लूकोज से बने हुए बहुत सारे हैं तो क्या हो गया? होमोपॉलीसैकेराइड। अगर ऐसा हो गया कि ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज भी है तो क्या हो गया? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ऐसी बात लिखवाई होगी मैंने, हैं? हाँ, जो सेम से बने हों उनको कहते हैं। जैसे ग्लाइकोजन मैंने लिखवाया होगा आपको, तो ग्लाइकोजन क्या होता है? होमोपॉलीसैकेराइड या हिग्स, है ना? ठीक है, तो फिर एक एक करके इनको पढ़ना है। ओके ओके, कंफर्म, समझ गया मैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेलुलोज से, ठीक है। तो पहला इसका एग्जांपल क्या लिखें? सेलुलोज, ठीक है। तो पहला अपन लिखते हैं सेलुलोज। कोशिश करो कि मेरे साथ याद होता जाए, है ना। पहली चीज क्या लिखेंगे बच्चे? सेलुलोज, सेलुलोज। सो व्हाट इज सेलुलोज? लिसन मी केयरफुली। लिखें, इट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड ऑफ, मैं लिखूं क्या? इट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड ऑफ, it is a homopolysaccharide of, it is a homopolysaccharide of beta glucose, it is a homopolysaccharide of बीटा ग्लूकोज। ध्यान रखो, क्या है? अल्फा ग्लूकोज नहीं है इसमें, अंडरलाइन कर लो, बीटा ग्लूकोज। इट इज मेड अप ऑफ 6,000 to 10,000 यूनिट्स। इट इज मेड अप ऑफ 6,000 to 10,000 यूनिट्स। भाई बीटा ग्लूकोज कितने चाहिए? 6,000 to 10,000 यूनिट्स। समझ में आया? आप मुझे आंसर करो, जब हम दो बीटा ग्लूकोज जोड़ेंगे, अटैच करेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा? 1,4 1,2, क्या बनेगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? मैंने आपको लिखवाया था इसलिए पूछ रहा हूं। गेट बंद कर देता हूं, लॉट ऑफ डिस्टरबेंस। हाँ जी, तो आप आंसर करिए, कौन सा बॉन्ड बनेगा? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है, कई लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। बीटा 1,4 लिंकेजेस आएंगे, ठीक है, बीटा 1,4 लिंकेजेस आएंगे, बिल्कुल करेक्ट बात है। बीटा 1,4 लिंकेजेस, बीटा 1,4 लिंकेजेस। बीटा 1,4 linkages, that is cellulose। क्लियर हो गया? बीटा 1,4 linkages, that is cellulose। ठीक है, तो लिखिएगा आगे इसमें, सेलुलोज इज मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। फटाफट लिखते जाओ, ये आप सबको आता है। मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, that's why it is most abundant organic compound in this earth, that's why it is most abundant organic compound in this earth, most abundant compound in this earth। पता है आपको, वुड में तो ये 50% होता है। वुड में कितना परसेंट होता है सेलुलोज? अगर हम सिर्फ लकड़ी की बात करें तो वुड में सेलुलोज 50% है।
लेकिन अगर आप बात करें किसकी, कॉटन फाइबर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है, कॉटन फाइबर्स, तो इसमें कितना है, मोर देन 90%, मोर देन 90% है किसमें, कॉटन फाइबर्स में। तो ये अच्छे से याद रखो कि 90% से भी ज्यादा किसमें है, कॉटन फाइबर्स में। क्लियर हुआ क्या बच्चों, मोर देन 90% किसमें है, कॉटन फाइबर्स में, गड़बड़ नहीं करना। 50% किसमें है, नॉर्मली वुड में, मोस्ट एबंडेंट हो गया ये, ठीक है। अपन जो भी वो कॉपी पेपर वगैरह बनाते हैं, तो पेपर किसके बने होते हैं, अरे भाई मैं अगर पूछूं कि जो पेपर हैं, पेपर्स, तो पेपर किसका बना होता है, तो लिख लो फटाफट, पेपर, पेपर इसे स्टार बना के लिखना, मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेलुलोज, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेलुलोज, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेलुलोज। ये बहुत पूछा जाता है, फैक्ट्स है, लर्न करना है, इसमें समझाना तो है नहीं, जहां समझाना है वो बात बताऊंगा आपको अच्छे से। बाकी आपने सुना होगा आर्टिफिशियल सिल्क इज रेयन, तो क्या लिख सकते हो आप कि आर्टिफिशियल सिल्क क्या है प्यारे बच्चों, रेयन। शायद मैंने ये पहले बताया है आपको, रेयन दैट इज आर्टिफिशियल सिल्क, नोट कर लो, रेयन दैट इज आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक रहेगा, रेयन दैट इज आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। अब अपन दूसरी बात करें, क्या सेलुलोज हो गया, तो ठीक है। तो अब मैं सेकेंड दूसरे की बात कर रहा हूं बच्चे, तो फटाफट आ जाते हैं किसमें, नेक्स्ट में आ जाते हैं। तो दैट इज स्टार्च। अब आप बताइए, आंसर करिए कि स्टार्च किसका बना है, तो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, स्टार्च, स्टार्च स्टार्च स्टार्च, बीटा ग्लूकोज यूनिट्स, बीटा ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। ऑल्सो होमोपोलिस, बीटा करें सॉरी अल्फा, वो वाला था बीटा सेलुलोज, और ये अल्फा। तो मैंने कहा कि अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स का बना है, तो फर्क समझ लो, जब हम सेलुलोज की बात करते हैं तो बीटा ग्लूकोज का बना होता है, और ये जो है ये अल्फा ग्लूकोज का बना होता है, स्टार्च। इट इज द मेन स्टोर, भाई प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड को, तो लिख सकते हो प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, नोट करो जल्दी से, प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च मेनली, ठीक है। ठीक रहेगा, चलिए। तो स्टार्च में दो चेन्स होती हैं, ठीक है, एमाइलोज में दो चेन, इसमें स्टार्च में दो चेन होती है, एक एमाइलोज एक एमाइलोपेक्टिन। तो जो दो चेन होती है मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो ये स्टार्च बना है, ये चेन है एक, और एक ये चेन गई, एक ये चेन गई, है ना ऐसे। तो ये हमने कहा मान लो स्टार्च बना है, ग्लूकोज 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 जुड़े हैं, यानी इन सब में क्या जुड़ रहे हैं, ऐसे अंडरस्टूड है, ग्लूकोज जुड़े हैं, अल्फा ग्लूकोज ये, है ना। तो जब ये ग्लूकोज ग्लूकोज हैं, तो आप बताओ जब ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ेंगे तो क्या बॉन्ड बनेगा, और ये कितने ग्लूकोज होंगे, तो ये जो मेन चेन होती है उसे कहते हैं एमाइलोज, एमाइलोज मेन चेन।
जिसमें 250 से 300 ग्लूकोज होते हैं। अब समझना है, ये कॉन्सेप्चुअल बात है, समझो ध्यान से। 250 से 300 ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं इसमें, ग्लूकोज यूनिट्स। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट चेन है, और इसके साथ एक दूसरी चेन होती है जिसे कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। ये कैसी होती है एमाइलोपेक्टिन? ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन। तो वो तो एमाइलोपेक्टिन हो गई ब्रांच चेन, ब्रांचिंग ब्रांचिंग। तो जो ब्रांच चेन होती है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ये ऐसे जुड़ी होगी, ऐसे ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। तो इसमें से 25-30 यूनिट होती हैं। अब इसको समझो पहले मैं क्या बता रहा हूं। तो जब ये इस तरह से जुड़ेंगी तो इनमें तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, इधर भी इन सब में 1,4 होता जाएगा। लेकिन ये जो ब्रांचिंग पॉइंट आएगा दोस्त, ब्रांचिंग पॉइंट, ओ ठीक है, हाँ, तो क्या कौन सा पॉइंट आएगा? ब्रांचिंग पॉइंट आएगा। तो मैं बता रहा हूं कि जैसे ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज, तो इस ब्रांचिंग पॉइंट पे इस जगह पर ये वाला जो होगा ये 1,6 बॉन्ड होगा। अरे भाई, ये 1,4 नहीं हो सकता ना, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिख देता हूं। ये समझ में आया क्या? ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों होगा, कैसे होगा? 1,6, और ये जब स्ट्रेट चेन, जैसे इधर भी स्ट्रेट चेन होगी तो इन सब में कौन सा बॉन्ड होगा? 1,4। इसलिए थ्योरी में लिख देते हैं कि 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दोनों हैं, 1,4 1,6। और इसमें लिखते हैं कि केवल 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो लॉजिक समझ में आया उसका, क्या कहना चाहते हैं वो? हेलो, ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, वो क्या कहना चाहते हैं? तो जहां जहां ब्रांचिंग होगी, जैसे इस जगह ब्रांचिंग हो गई, यहां पर ये वाले, ये जो दो ग्लूकोज हैं, ये कैसे जुड़ेंगे? हमेशा ब्रांचिंग पॉइंट में 1,6 से जुड़ेंगे। और स्ट्रेट चेन कहीं भी होगी, चाहे वो ऐसी हो चाहे ऐसी हो, तो ये जो बड़ी मेन स्ट्रेट चेन होती है इसे कहते हैं एमाइलोज, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? एमाइलोपेक्टिन। तो ब्रांचेस में दो बॉन्ड आ जाते हैं, ब्रांचिंग पॉइंट पे 1,6, बाकी पे 1,4। और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज जो रहती है सीधी सीधी, उसमें हमेशा क्या रहते हैं? 1,4। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आया होगा अब, हैं? पक्का? क्रिस्टल क्लियर लिख रहे हैं, वेरी गुड बेटा। ठीक है, बस मैं यही चाहता हूं कि हर चीज एकदम बिल्कुल मस्त क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एमाइलोज जो कलर देता है वो कौन सा कलर देता है? अगर हम स्टेन करें आयोडीन के साथ तो एमाइलोज का कलर आएगा ब्लू। ठीक है, तो ब्लू कलर कलर देगा ये स्टेन करने पे विद आयोडीन, विद आयोडीन। एंड नाउ ये रेड कलर, रेड कलर विद आयोडीन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ब्लू कलर विद आयोडीन और रेड कलर विद आयोडीन। ओके, ब्लू कलर विद आयोडीन और रेड कलर विद आयोडीन। ठीक है, जैसे एक स्टार्च में ज्यादा क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, स्टार्च में एमाइलोज ज्यादा होता है या एमाइलोपेक्टिन? क्वाइट कंफ्यूजिंग है। हाँ, तो ऐसा लगता है कि एमाइलोज ज्यादा होगा, लेकिन एमाइलोपेक्टिन ज्यादा होता है।
क्योंकि ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये ब्रांचेस। तो एमाइलोज जो बनता है ये केवल 20% होता है स्टार्च में, और ये हो जाता है 80%, क्योंकि ब्रांचेस बहुत सारी निकली हैं। कितनी भी ब्रांचेस की ब्रांचेस निकालते जाओ ऐसे। अब आया समझ में? हाँ जी, क्लियर है? ओवरऑल स्टार्च ब्लू है, बट अलग अलग कलर में बताऊं तो ऐसा आता है। ओवरऑल जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो फिर वो ब्लू ही रहता है। रेड बहुत ब्राइट रेड नहीं है, हल्का सा रेड आता है, और ब्लू बहुत ब्राइट ब्लू आता है। ठीक है? हाँ जी। तो अगर आपसे पूछे कि सेलुलोज कलर क्यों नहीं देता और स्टार्च आयोडीन के साथ कलर क्यों देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टार्च ब्रांच्ड है, हेलिकल है, हेलिकल है, ब्रांच्ड है, तो उसमें आयोडीन बीच बीच में होल्ड हो जाएगा, फंस जाएगा। जबकि सेलुलोज तो स्ट्रेट चेन है ना, कैसे आयोडीन होल्ड ही नहीं होगा? होल्ड नहीं होगा तो कलर भी नहीं देगा। तो ये एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है। ठीक है? तो आप ऐसे सेंटेंस लिखो, क्या, कि स्टार्च कलर क्यों देता है, ये बात बताने जा रहा हूं, और सेलुलोज कलर क्यों नहीं देता। तो एनसीईआरटी की लाइन लिखवा रहा हूं, प्लीज नोट डाउन। Starch forms helical structure so it can hold iodine molecules. Starch form helical structure so it can hold iodine molecules. Starch form helical structure so it can hold iodine molecules. Starch form helical structure so it can hold iodine molecules. So it can hold iodine molecules. But cellulose has a linear structure, so it cannot hold iodine. But cellulose has a linear structure, so it cannot hold iodine. So it cannot hold iodine. कौन कलर नहीं दे पाएगा? मुझे लगता है बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो ब्लू वायलेट कलर है इसका। तो अब मैंने स्टार्च बता दिया। ये जो लास्ट पॉइंट लिखवाया है ना, कि ये कलर देता है वो नहीं देता, ये क्यों देता है, ये असर्शन रीजन में भी पहले बहुत पूछा जाता था, और अब तो स्ट्रक्चर देख के बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सॉरी। ठीक है? तो मैं फिर इसे स्लाइड चेंज कर दूं। बोलो, ग्लाइकोजन पढ़ाऊं अब? चलिए, तो फिर मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। तो नेक्स्ट लिखते हैं ग्लाइकोजन। अब देखो, ग्लाइकोजन की अगर हम बात करेंगे तो ये तो एनिमल्स के लिए हो जाएगा। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज पॉलीमर, पॉलीमर। तो अल्फा डी ग्लूकोज पॉलीमर है स्टोरेज, स्टोरेज
material of storage material of animals, storage food material ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? अपन सब अच्छे से जानते हैं कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, है ना, ग्लाइकोजन। ठीक है, बताओ ये स्ट्रेट चेन है या, और ये तो बताना नहीं है कि लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। अच्छा बताओ, लिवर में ज्यादा या मसल्स में ज्यादा? हाँ, लिवर में, ऑफ कोर्स, ये तो पढ़ा ही है ना सब में। तो कहां पर ज्यादा स्टोर होता है? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लिवर, है ना, देन मसल्स। मैंने कहा ये ब्रांच्ड है, इसकी ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है, हाईली ब्रांच्ड, और एनिमल्स में है। जबकि स्टार्च किस में था? ब्रांच था, लेकिन प्लांट्स में था। तो हाईली ब्रांच्ड, सो गिव्स, जितना ज्यादा ब्रांच्ड होगा उतना ज्यादा रेड कलर देगा, सो गिव्स रेड कलर विद आयोडीन, विद आयोडीन। और बॉन्ड कौन कौन से हो जाएंगे आप खुद बता दोगे? 1,4 ग्लाइकोसिडिक, कहां पर? स्ट्रेट चेन में बॉन्ड्स, एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां पर? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कहां पर? एट ब्रांचिंग पॉइंट। ये क्या है? एट ब्रांचिंग पॉइंट। ठीक है, स्ट्रेट चेन, एट स्ट्रेट चेन। तो ये तो स्टार्च जैसे ही है, ऑब्वियस सी बात है, बस वो प्लांट और एनिमल का फर्क है, और ब्रांचिंग इसमें थोड़ी सी रिलेटिवली ज्यादा है, बस, और कुछ नहीं है। तो ये फर्क है। आ गया समझ में? क्लियर रहेगा? इसमें भी वैसे ही रहेगा, ब्रांचिंग की ब्रांचिंग, बट इसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होगी। अगर आपसे कोई कहे कि सर इसे बनाओ, तो बहुत इजी है बनाना। इसमें ब्रांचिंग, इसकी ब्रांचिंग, ब्रांचेस की ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस, मतलब ब्रांचेस ही ब्रांचेस, मतलब नेटवर्क जैसी ब्रांचेस हैं, बहुत ज्यादा। ऐसे ब्रांचेस ही ब्रांचेस बन जाएंगी, हाईली ब्रांच्ड। फंजाई में भी होता है, तो कहां पर है? ऑल्सो फाउंड इन फंजाई एज अ स्टोर्ड फूड। फंजाई का भी स्टोर्ड फूड यही रहता है, तो ये आप सब जानते ही हो, फंगस का स्टोर्ड फूड। यस बेटा, वही बोला ना मैंने राघव, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा रेड। अब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से भी देख लो, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच था रेड, एमाइलोज अनब्रांच था ब्लू। तो भैया आप तो समझ में आ गया। अरे याद ही नहीं करना है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा रेड, जितनी कम ब्रांचिंग वो ब्लू की तरफ, तो ब्लूइश टू रेडिश होता चला जाएगा। अरे अब तो याद हो गया ना हमेशा के लिए। अब परेशान होते तो नहीं घूमोगे यार, एमाइलोज में ऐसा, एमाइलोपेक्टिन में ऐसा, क्या फर्क होता है इसमें? ब्लूइश टू रेडिश होता जाएगा जितनी ब्रांचिंग है। इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, तो इसमें ज्यादा ब्राइट रेड की तरफ चला जाएगा। हाँ बेटा, फंजाई का भी स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन है, फंगस का। तो फंजाई ना तो प्लांट है ना तो एनिमल है, वो तो फंजाई है, अलग किंगडम है। तो पढ़ा होगा ना बोटैनी में, मतलब बॉटनी में। ठीक है, अरीबा, परवेज। ठीक है परवेज साहब, तो बना लिया। अगली बात करूं क्या मैं?
ठीक है, तो मैं काइटिन की बात करता हूं अब। एक्चुअली वो काइटिन क्या है बताता हूं, सुनो। अगली बात आ गई किसकी? काइटिन की। मैंने कहा था ना सारे होमोपॉलीसेक्राइड्स बता दूंगा। देन व्हाट इज काइटिन? आप अच्छे से समझो, इसे एक वर्ड दे देते हैं, फंगल सेलुलोज। मतलब ये बहुत ज्यादा है, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड यानी सेलुलोज के बाद यही है, तो इट इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट पॉलीसेक्राइड। लिखो पहले तो, ठीक है। अरे फास्ट की जरूरत नहीं है नमन, ऐसा कर लो कि हम यही याद करते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं लर्न करवा रहा हूं और कुछ नहीं है। कई सारे बच्चे इसमें भी भूल रहे हैं। तो क्या लिखा अपन ने? काइटिन फंगल सेलुलोज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सॉरी सेकेंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अर्थ में, ठीक है। और ये फंजाई के अलावा कहां पर रहता है? और तो ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में भी रहता है। फंगल सेलुलोज है, फंगल सेल वॉल तो बनाएगा। ऑल्सो फाउंड इन, ऑल्सो फाउंड इन exoskeleton, exoskeleton of arthropods, also found in exoskeleton of arthropods। पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है? NAG, that is N acetyl ग्लूकोसामीन। N acetyl ग्लूकोसामीन, याद करो किसका पॉलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। NAG, नाग नहीं पढ़ना, जब भी पढ़ना तो क्या पढ़ना? NAG पढ़ना, नाग नहीं पढ़ते। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन अमीनो एसाइल डेरिवेटिव है बीटा डी ग्लूकोज का। अमीनो एसाइल डेरिवेटिव, अमीनो एसाइल डेरिवेटिव ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो ये लिख लो, NAG कुछ नया नहीं है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, अमीनो एसाइल डेरिवेटिव ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। चलो तो अगली बात करूं मैं जल्दी से। चलिए तो मैं एक स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेक्राइड की बात करता हूं। स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेक्राइड की बात कर रहा हूं, दैट इज इनुलिन। स्मॉलेस्ट है तो लिखना भी बहुत कम है, तो यही लिख देता हूं मैं बिना स्लाइड चेंज किए। स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, ठीक है। और फ्रक्टोज भूलना नहीं है, ये फ्रक्टोज पॉलीसेक्राइड है। स्मॉलेस्ट वाला पॉइंट याद रखना है। फाउंड इन रूट्स ऑफ डहेलिया, फाउंड इन रूट्स ऑफ डहेलिया। कहां पर प्यारे बच्चों? फाउंड इन रूट्स ऑफ डहेलिया, फाउंड इन रूट्स ऑफ डहेलिया, ठीक है। बहुत छोटा होता है, अपनी बॉडी में तो बनेगा नहीं, ह्यूमंस में तो पता है इसको चेक करने के लिए देते हैं, एक्सक्रीशन में पढ़ा होगा, इसका इंजेक्शन लगा दिया जाता है, मेटाबोलाइज होगा नहीं, इसलिए हम GFR का रेट मेजर करने के लिए हम समझ जाएंगे हमने इतना लगाया, इतनी देर में इतना इनुलिन
यूरिन में आ गया, इसका मतलब हमें जीएफआर पता चल जाएगा ना। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग जीएफआर, it can be used for estimating GFR, glomerular filtration rate in humans, क्योंकि ह्यूमंस में तो ये बनता ही नहीं है, सो इट डू नॉट मेटाबोलाइज इन ह्यूमंस। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगली बात बता दूं मैं, बस एक और बचा है, डेक्स्ट्रिन। ठीक है, तो डेक्स्ट्रिन, अच्छा इसमें बॉन्ड नहीं बताया मैंने, तो इसमें बॉन्ड होता है 1,2 ग्लाइकोसिडिक, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं डेक्स्ट्रिन यही लिख लेता हूं, केवल एक लाइन लिखनी है इसमें, डेक्स्ट्रिन में, डेक्स्ट्रिन ग्लूकोज प्लस माल्टोज पॉलीसेक्राइड, बस इतना ही याद कर लो, ये बहुत है। तो ग्लूकोज प्लस माल्टोज पॉलीसेक्राइड, ठीक है, डेक्स्ट्रिन कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज प्लस माल्टोज पॉलीसेक्राइड है, तो इन्हीं दोनों से मिलकर के बना होता है, बस इतना देखना है आपको और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो मैं अब हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स बता दूं। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स बता दूं मैं, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, नाम से ही पता चल रहे होंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स क्या है, कई सारे हैं, फटाफट लिख देते हैं, कुछ समझना तो है नहीं। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट कई सारे होंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज ऐसे मिक्सचर है एक तरह से। तो अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो कौन कौन हो जाता है, जैसे हेपेरिन, हेपेरिन एग्जाम्पल, कॉन्ड्राइटिन, कॉन्ड्राइटिन एग्जाम्पल, सबसे मेन है अपनी बॉडी में हाइलोरॉनिक एसिड, हाइलोरॉनिक एसिड सीमेंटिंग स्लैश एडहेसिव मटेरियल, एडहेसिव मटेरियल of adjacent cells, adjacent cells oblique tissues। तो इनमें सीमेंटिंग का काम करता है, ये तो एंटीकोगुलेंट है पता ही है, कॉन्ड्राइटिन पता ही है, मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं ना, और ये हेपेरिन पता है एंटीकोगुलेंट, तो इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट क्या है, कौन किसका बना है, ये देख लेना है। ठीक है, अगला लिख दूं मैं, अगला एग्जांपल है जैसे पेक्टिन्स, पेक्टिन्स सीमेंटिंग मटेरियल ऑफ प्लांट्स, बिल्कुल वैसे ही सीमेंटिंग मटेरियल ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, कुछ
कुछ खास बात नहीं है, जैसा यहां पर है। जैसे आप जानते हो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स आर फाउंड इन मिडिल लैमिला। तो एडजेसेंट सेल्स को जोड़ने के लिए है ना ये मिडिल लैमिला। और आपने ये पढ़ा होगा जब फ्रूट्स की राइपनिंग होती है तो इसी का डिसोल्यूशन हो जाता है। तो फ्रूट कैसा हो जाता है? सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। तो softening of fruits on ripening is due to dissolution of मिडिल लैमिला। भैया जी क्लियर हैं? इंदौरी कैसे बोलते हैं? क्लियर नहीं बोलते, कैसे? क्लियर। वो तो एंजाइम तुमने लिख दिया भाई, पॉलीगैलेक्टोरोनेज, वो सही बात है, मैंने ही बताया था, मुझे ही बता रहे हो तुम्हें। कहां पर होता है? अरे सेल वॉल में होगा ना भाई, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। और कहां होगा? ठीक है, हाँ जी। ठीक है, एक और है यार, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दूं क्या? एक और एग्जांपल लिख देता हूं, हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज आइवरी palm found in ivory palm plant, है ना? obtained for formation of billiard balls कैसी रहती हैं ये? हार्ड एंड वाइट। तो हार्ड और वाइट बिलियर्ड बॉल्स बनाने में, बिलियर्ड तो खेला होगा, जाते हैं ना, तो हार्ड एंड, हाँ, बिलियर्ड बॉल्स बनाने में इसका यूज कर लेते हैं। तो अब सारे ही हेट्रोपॉलीसेक्राइड हो गए। हाँ हाँ, पूल ठीक है। चलिए, तो मैं अगली बात करूं फिर। अब जरा सा बचा है म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, ये हो गया होगा वैसे तो। ठीक है, चलिए, तो मैं म्यूकोपॉलीसेक्राइड लिख दूं। अब एक दो लाइन लिखनी है बस इसमें, तो अलग से क्या, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप। म्यूकोपॉलीसेक्राइड मैं बोल रहा हूं और आप लिख लो, म्यूकोपॉलीसेक्राइड। म्यूकोपॉलीसेक्राइड कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये कैसे हो जाते हैं? स्लाइमी होते हैं, स्लाइमी। जैसे कि म्यूसिलेज है, म्यूसिलेज तो चिपचिपे, स्लाइमी। जहां जहां भी चिपचिपा स्लाइमी हो, वो जो चिपचिपापन हो, चिपचिपाहट हो, वो किसकी वजह से होती है? म्यूकोपॉलीसेक्राइड की वजह से होती है। ठीक है, तो आप लिखो म्यूकोपॉलीसेक्राइड क्या है, केवल एक स्टेटमेंट लिखना है, नोट करिएगा। दे आर स्लाइमी म्यूकोपॉलीसेक्राइड with which can bind with proteins and water. They are slimy mucopolysaccharides. Yeah, they are slimy polysaccharides which can bind with protein and water. They are slimy polysaccharides which can bind with proteins and water.
म्यूसिलेज इज अ कॉमन म्यूकोपॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट्स. म्यूसिलेज is a common mucopolysaccharide of plants. Mucilage is a common mucopolysaccharide of plants. देखिए बच्चे लिखने लगे सर प्लीज वेट. क्यों राघव? अभी कोई कह रहा था, नमन कह रहा था थोड़ा फास्ट और करो. तो क्या लिखा अपन ने कि म्यूसिलेज is a common mucopolysaccharide in plants. Gums are natural mucopolysaccharides. Gums are natural mucopolysaccharides. Then what is फेविकोल? गम्स जो होते हैं ना, गम जो चिपकाने के लिए होते हैं, ये गम नहीं, गोंद की बात कर रहा हूं, गम्स. तो फेविकोल क्या है? यस, लिख लो, अलग से लिख लो, ऊपर कहीं लोग नोट कर लो. ठीक है. दीपांशु भी कह रहा है आराम से पढ़ाइए. मैं क्या करूं, आपकी अलग अलग सबकी ओपिनियन है. खैर लिखो बच्चे. फेविकॉल इज सिंथेटिक रबर बेस्ड एडहेसिव. फेविकॉल इज सिंथेटिक रबर बेस्ड एडहेसिव. फेविकॉल इज सिंथेटिक रबर बेस्ड एडहेसिव. ठीक है. So this is all about for sugars, polysaccharides, mucopolysaccharides, everything. अब एक सबसे छोटा पार्ट है इसका. प्रोटीन पढ़ लिया आपने, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया. सबसे छोटा पार्ट क्या है? लिपिड्स. तो आप समझ गए, लिपिड्स पढ़ने, एंजाइम पढ़ने, बायोमोलिक्यूल इज ओवर. ठीक है मुन्ना. चलो तो अपन नेक्स्ट हेडिंग डालें, लिपिड्स. क्या कह रहा है? हाँ बेटा, क्लासेस कम करनी है. नेक्स्ट वीक में मेरी 2 ही क्लास हैं. कौन कौन से दिन हैं? बॉटनी की पढ़ाई होंगी ना. टेस्ट भी है ना शायद फ्राइडे को आपका. ट्यूसडे एंड सैटरडे बढ़िया है ना. ठीक है. बॉटनी की पढ़ाई होंगी तो अच्छी बात है. ऑर्गेनिक की पढ़ाई है. अच्छा, तो बॉटनी का सिलेबस हो गया क्या? मैं ही पहला हूं क्या जिसका सिलेबस कंप्लीट हुआ है इतने दिनों में? मैंने तो काफी पहले कंप्लीट कर दिया था. इकोसिस्टम तो अभी तो काफी पढ़ना है आपको बॉटनी में. अच्छा, फिजिक्स कब तक हो जाएगा? फिजिकल कोई सब्जेक्ट नहीं नालायक हो. फिजिकल तो एक छोटा सा पार्ट है, वो सब्जेक्ट थोड़ी ना है. फिजिकल केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन आते हैं उसके. ठीक है, 15 फिजिकल केमिस्ट्री के आएंगे, जूलॉजी के 45 आते हैं. समझ गए? तो कंपेयर मत करो. मैं दूसरी बात कह रहा था, फिजिक्स हो गया क्या, केमिस्ट्री हो गया क्या, बॉटनी हो गया क्या, ऐसे पूछा जाता है. तो एज ए सब्जेक्ट सबसे पहले जूलॉजी हुआ है ना. हाँ ठीक है. फिजिक्स बहुत बचा है, तो क्या अगले साल तक पढ़ोगे क्या? दिसंबर तो आ गया, आप परसों से, नरसों से. ठीक है, अपना तो रिवीजन भी हो जाएगा तब तक. 15 दिन में हो जाएगा. 15 दिन बचे हैं. 15 दिसंबर तक आप बोल रहे हो, तो 15-18 दिन है, उतने में फिजिक्स हो जाएगा. 1 महीना लगेगा तो पूरा फिर दिसंबर ही लगेगा ना, अगला साल आ जाएगा ना. ऐसा बोलो ना. ठीक है. चलो, अब मैं क्या कर सकता हूँ. ठीक है, सर से बोलिए थोड़ा सा फास्ट करने को, है ना. बट लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा समझ में आना. तो समझ में जरूर आना चाहिए, है ना. पता फास्ट के चक्कर में समझ नहीं आया तो ऐसा कभी नहीं करना. ठीक है. बेटा ऑफलाइन का तो क्या मालूम यार. वो तो अब भगवान को ही पता है भाई. केसेस कम कर देगा तो गवर्नमेंट खोलने को बोल देगी.
गवर्नमेंट दो तरीके से खोलने को बोल सकती है, या तो केसेस कम हो जाए या फिर चुनाव आ जाए, इलेक्शन आ जाए। इलेक्शन आ जाएगा तो गवर्नमेंट कहेगी हाँ कोरोना वरोना खत्म। ठीक है। और जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक कोरोना रहेगा। ठीक है। चलो लिखते हैं आगे, मजाक के बाद। बात हो गई अपनी लिपिड्स की। लिखो लिपिड्स में फैट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कंबाइंडली नोन एज लिपिड्स। इसमें सेंटेंस लिखने हैं, कुछ समझना थोड़ा और कम है। लिखो फैट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, फैट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कंबाइंडली नोन एज लिपिड्स। तो मैं हेडिंग तो डाल ही दूं लिपिड्स, लिपिड्स। तो क्या लिखेंगे, फैट्स एंड, है ना, उसके डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं। किसकी वैक्सीन बता दें, श्रेयवस्थी बना है, बना लें। अरे यार अगर कोरोना की वैक्सीन बना ली भाई तो ठीक है। हाँ हाँ, कोरोना की वैक्सीन बना ली तो भैया नोबेल मिले ना मिले, इतना पैसा मिलेगा कि कई जनरेशन्स तक खत्म नहीं होगा। ठीक है, जो भी बना लेगा। एनीवे चलो चलो, ठीक है। अरब खरब पता नहीं कितना पैसा मिलेगा। हाँ तो क्या लिखा, फैट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कंबाइंडली नोन एज लिपिड्स। अब इसमें खास बात जानते हो क्या है, इसमें खास बात क्या है कि ये CHO से बने होते हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट कंडीशन क्या है, H&O इज नॉट इन 2:1 रेशियो, नॉट, ये कंडीशनल है। अगर वो 2:1 रेशियो में आ गया तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। हाँ जी, तो बना उसी का है, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाना अपने को, क्या बनाना है, लिपिड बनाना है। तो स्टार बना बना के लिखना, गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड, but in this one hydrogen and oxygen are not in 2:1 ratio. Oxygen is very low, oxygen is very low in these compounds, oxygen is very low in these compounds, 2:1 के फॉर्म में नहीं है, आधा नहीं है। ठीक है, लिपिड्स जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने स्टार बनाए उतना कम। इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, फटाफट लिखो। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in organic compounds, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लिखूं ज्यादा अच्छा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स लाइक कौन कौन से हो जाएंगे, बहुत सारे होते हैं, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, है ना। तो लिख लो soluble in organic solvents like benzene, organic solvents like benzene, hot alcohol, ether, acetone, chloroform, etc. ठीक है, लिपिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं, बोलो, लिपिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं। हम्म, लिपिडोमर।
क्या कहते हैं लिपिड के पॉलीमर को? अरे इसका नालायकों पॉलीमर ही नहीं होता। तुम लोग नाम भी बना दिए, ग्रेट आदमी हो भाई। लिख लो, देर आर नो पॉलीमर्स ऑफ लिपिड्स। देर आर नो पॉलीमर्स ऑफ लिपिड्स। नालायकों पॉलीमर ही नहीं बनता, तुमने बना भी दिया। देर आर नो पॉलीमर्स ऑफ लिपिड्स। They are always found in minute globules in protoplasm. They are always found in minute globules in protoplasm. Okay. Lipids require less space for storage as compared to carbohydrate. Lipids require less space to storage, less space to storage than carbohydrate. क्या रीजन है इसका? कार्बोहाइड्रेट को बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए स्टोर करने के लिए, ये बहुत कम स्पेस में स्टोर हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इसका रीजन समझ में आया क्या है? दे रिक्वायर लेसर स्पेस टू स्टोरेज। लॉजिक समझ में आया क्या? नहीं आता किसी को? लिख लो, बिकॉज lipids are hydrophobic and condense. कैसे हैं? लेस स्पेस टू स्टोरेज। इसका असर्शन रीजन पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोफोबिक हैं एंड कंडेंस हैं। अब असर्शन रीजन तो आता नहीं है, वरना बहुत बढ़िया असर्शन रीजन बनता था इससे कि हाइड्रोफोबिक और कंडेंस हैं। तो स्टार बना लो इसे, हाइड्रोफोबिक अंडरलाइन करो, स्टार बनाओ, हाइड्रोफोबिक एंड कंडेंस्ड। ये मैक्रोमोलिक्यूल है या माइक्रोमोलिक्यूल्स? भैया जी आंसर करना है। ठीक है, तो ये माइक्रोमोलिक्यूल है, तो शुरू में बता दिया था। हाँ, तो लिख सकते हो माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब इनको हम कभी ऑयल्स कहते हैं, कभी हम फैट्स कहते हैं। तो क्यों कहते हैं भैया ऑयल्स एंड फैट्स? क्योंकि ऑयल्स में क्या होता है? लोअर मेल्टिंग पॉइंट। तो हम इनको जब ऑयल्स कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ये समझते हो क्या? लोअर मेल्टिंग पॉइंट है। अगर हम फैट्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हायर मेल्टिंग पॉइंट्स। अरे भाई, ज्यादा टेम्परेचर में पिघलेंगे, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो कम टेम्परेचर में ही ऑयल बन जाएगा क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है। ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, पता नहीं क्यों। लेकिन इस समय ये फैट बना रहेगा, जमा रहेगा। क्लियर हुआ क्या? लोअर मेल्टिंग पॉइंट। जबकि फैट का क्या होता है? हायर मेल्टिंग पॉइंट। जब उसको गर्म करेंगे तो जैसे घी है फैट, तो वो जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड बनेगा। यानी हायर मेल्टिंग पॉइंट चाहिए किसके लिए? फैट्स के लिए। इसलिए रूम टेम्परेचर में वो घी बना रहता है, सर्दियों में तो बहुत ही कड़क जम जाता है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करना है अपने को सिंपल लिपिड्स क्या हैं।
है ना, कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड्स क्या हैं, ऐसे अपने को बात करनी है। ठीक है, तो मैं बात करूं क्या फिर ऐसे। तो एक सिंपल लिपिड बनाते हैं अपन, सिंपल या न्यूट्रल फैट्स कहते हैं। तो मैं लिख रहा हूं सिंपल लिपिड्स और न्यूट्रल फैट्स, बस थोड़ा सा ये आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं लिख देता हूं सिंपल लिपिड्स ऑब्लिक न्यूट्रल फैट्स, सिंपल लिपिड्स ऑब्लिक न्यूट्रल फैट्स। देखो कैसे, ग्लिसरॉल जानते हो आप, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये तो हुआ भैया जी ग्लिसरॉल। ठीक है जी, अब इसमें 3RCOOH ऐड कर दो। तो जब आप RCOOH ऐड करोगे तो ये ऐसे ऐड नहीं होना है, कैसे ऐड होंगे, तीन है ना, तो मैंने यहां प्लस का साइन बनाया, तो ये बन गया RCOOH। मान लो ये R1 ले लो, एल्काइल ग्रुप चेंज करते जाओगे, ना चेंज करना चाहो तो ना चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा भी बनना है आपको बनाना है। फिर R3 ले लिया इधर से COOH, अब ये H और OH तो माइनस हो जाएगा ना, ये समझ में आया क्या। तो इससे मेरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे कि OH किसका होगा, OH इसका होगा, यहां का देखो मैंने ये बनाया ना ऐसे, ये OH होगा, इसका H होगा। फैटी एसिड, ये तो फैटी एसिड है ना, ये तो केमिस्ट्री के लॉ से समझ में आया, इधर OH ये इधर H, ये क्या है फैटी एसिड्स, इतनी केमिस्ट्री तो आती होगी। तो -3H2O हुआ, तो अब क्या बन गया CH2OOCR1, फिर इधर से क्या आ गया CHOOCR2, फिर इधर से क्या आ गया CH2OOCR3। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। मुझे लगा ट्राइग्लिसराइड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको, कैसे बन गया ट्राइग्लिसराइड, हेलो, सिंपल लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बन गए। इस समय जो लिंकेज बना उसे क्या कहा, ठीक है, एस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बने क्या है, कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, ये CH2OO, ये यहाँ पर ये लिंकेज कौन सा बॉन्ड हुआ, तो यहाँ पर एस्टर बॉन्ड फॉर्म्स, एस्टर बॉन्ड फॉर्म्स। ठीक है, तो ये एस्टर बॉन्ड जोड़ देगा ग्लिसरॉल यानी ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसे हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं। तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को फैटी एसिड्स के साथ जोड़ दिया तो ग्लिसराइड्स बन गए, एस्टर बॉन्ड बना दिया, एज अ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड हियर। तो एस्टरिफिकेशन है, यस यस, दिस एंटायर प्रोसेस इज व्हाट, दिस इज एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, एस्टर फॉर्मेशन दैट इज एस्टरिफिकेशन, एस्टर बॉन्ड बन रहा है भाई, तभी तो हुआ ना ट्राइग्लिसराइड, वो ट्राइग्लिसराइड सिंपल लिपिड है। नोट कर लिया सबने,
ठीक है, अब इसमें आपको पढ़ना है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनके डिफरेंसेस पढ़ने हैं बच्चे, और सिंपल लिपिड्स के एग्जांपल्स पढ़ने हैं। तो मैं पहले सिंपल लिपिड्स के एग्जांपल बता दूं आपको। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, वन मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल ले लूं मैं, ध्यान से सुनना, वन मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल प्लस वन फैटी एसिड, वन फैटी एसिड बस, यहां ग्लिसरॉल नहीं लिया है, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल लिया है। तो क्या आपको ये समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा, वैक्स। वैक्स किससे मिलकर के बनता है ये भी सिंपल लिपिड, लेकिन ये मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल और एक फैटी एसिड्स के मिलने से बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी, बहुत सारा वैक्स होता है ना, लैनोलिन, सेरुमेन, बीवैक्स। एग्जाम्पल लिखूं क्या मैं, स्पर्मेसिटाई जो व्हेल और डॉल्फिन में होता है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पर्मेसिटाई, स्पर्मेसिटाई इन व्हेल एंड डॉल्फिन्स, व्हेल एंड डॉल्फिन्स। तो स्पर्मेसिटाई इन व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स लिख लो। वैक्स क्या है, स्पर्मेसिटाई वैक्स व्हेल एंड डॉल्फिन में होती है, इसी वजह से वो बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंडे पानी में रह पाते हैं, क्योंकि इंसुलेशन प्रोवाइड करती है ये। ठीक है, अब आप लोग ये जानते हो कैंडल्स किस टाइप की वैक्स होती हैं? अगर आप पैराफिन वैक्स को स्टीयरिक एसिड से जोड़ दो, ऐसे ही आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, जैसे कोई पूछे सर ये बताओ कैंडल्स क्या हैं, तो आप कहोगे पैराफिन वैक्स प्लस स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ये हो गई कैंडल्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप लिख सकते हो कि कैंडल्स इक्वल टू पैराफिन वैक्स प्लस स्टीयरिक एसिड। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें पैराफिन वैक्स आप जानते होगे, जानते हो क्या? पैराफिन वैक्स पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं, अगर नहीं जानते तो ऐसा लिख लो कि पैराफिन वैक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, बहुत ही यूनिक है, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो पैराफिन वैक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। नोट किया क्या आपने? समझ में आ गया? आपने सुब्रिन और क्यूटिन पढ़ा है? सुबेरिन, अरे सुना होगा, सुबेरिन पढ़ा है ना। सेल वॉल को क्या करता है, ग्लिसरॉल और फिलोनिक एसिड का बना हुआ। मैं नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेता हूं। मैंने कहा सुबेरिन, वैसे तो ये बॉटनी में पढ़ते ही हैं, मैंने कहा ग्लिसरॉल, अब देखो इसमें ग्लिसरॉल प्लस फिलोनिक एसिड आ जाए, हैं तो सब ये फैट ही, तो लिख लो सुब्रिन इक्वल टू ग्लिसरॉल प्लस फिलोनिक एसिड।
ठीक है, ग्लिसरॉल प्लस फिलोनिक एसिड। और लिखो इसमें जो मैं बता रहा हूं सुब्रिन क्या है, लिखो प्यारे बच्चों। मेक सेल वॉल स्ट्रॉन्ग एंड impermeable, make cell wall strong and impermeable, है ना, कॉर्क बनाता है ना कॉर्क, तो लिखिए मेक सेल वॉल स्ट्रॉन्ग एंड impermeable in cork cells and endoderm, in cork cells and endoderm आना चाहिए, cork cells and endoderm, cork cells and endoderm। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जांपल लिख लो, क्यूटिन। क्यूटिन आप सब जानते हो इम्परमेबल बनाता है ये भी, तो पहले वो लिखा ग्लिसरॉल प्लस फिलोनिक एसिड कॉर्क सेल्स में और एंडोडर्म में रहता है सुब्रिन। ये सब सिंपल लिपिड्स हैं। ठीक है, लिपिड मतलब एक अल्कोहल मिलेगा, एक फैटी एसिड मिलेगा। फिलोनिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, कोई मतलब नहीं। अल्कोहल ग्लिसरॉल हो, मोनोहाइड्रोक्सी हो, पॉलीहाइड्रोक्सी हो, एक अल्कोहल। तो दिमाग में क्या रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बात है, अल्कोहल प्लस एसिड इक्वल टू सिंपल लिपिड। क्लियर हुआ पहले बेटा तेजस, है ना? लेकिन बस कंडीशन इसमें क्या रखनी है, ऑक्सीजन कम रखनी है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा, वो 2:1 रेशियो नहीं करना है। इसी चक्कर में हाँ हनी बी वैक्स भी इसी में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगला एग्जांपल लिखना चाहो तो हनी बी वैक्स भी लिख सकते हो, लेकिन इसके पहले क्यूटिन वाली बात तो लिख लो। इट रिड्यूसेस रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन, ये तो पता है ना, क्यूटिकुलाइज्ड होती है, रिड्यूसेस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, reduces rate of transpiration। तो ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने का काम किसका है, क्यूटिन का है। तभी तो क्यूटिकुलाइज्ड जो वो होते हैं जीरोफाइट्स, किन में है ज्यादा, जीरोफाइट्स प्लांट में है ना ज्यादा, मोस्ट अबंडेंट इन जीरोफाइट्स। आ गया क्या समझ में? हनी बी वैक्स लिखना चाहते हो, अगला एग्जांपल हनी बी वैक्स लिख लो, वो भी है, सही है, एकदम करेक्ट बात है, हनी बी वैक्स। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बताऊंगा। ठीक है, हैं? ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।